हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीटेट का जो पेपर डिस्कस करेंगे वो 1 फरवरी 2023 को हुआ था और उसका सीडीपी पोर्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विकास किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से, स्कूली माहौल से, सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे व्यक्तिगत कारकों से क्या मतलब है। ठीक है, तो इस चीज को जरा देखिएगा। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारकों से मीनिंग है विद्यार्थियों की अभिरुचि, इंटरेस्ट, है ना, और आदतें, उनका व्यवहार एक्सेट्रा। ठीक है, तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विकास क्या विद्यार्थियों की अभिरुचि आदतों से वो उसको अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। स्कूली माहौल, अगर माहौल पॉजिटिव है, इन्वायरमेंट वहां का हेल्दी है, तो वो विद्यार्थी के विकास पर भी पॉजिटिव एस्पेक्ट डालेगा, है ना, पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। सामाजिक पारिवारिक प्रभावों से हमारे आसपास का माहौल कैसा है। ठीक है, अगर हेल्दी इन्वायरमेंट है तो बच्चे का विकास भी बहुत बेहतर तरीके से होगा। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो इसमें से कौन सा है? चौथा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फिर से एक बार देख लेते हैं। विकास किससे प्रभावित होता है? विद्यार्थी के व्यक्तिगत कारकों से। व्यक्तिगत कारकों से मीनिंग क्या है हमारा कि विद्यार्थी की जो अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, आदतें हैं, हैबिट्स हैं और व्यवहार, मतलब उसका व्यवहार कैसा है, आदतें। अगर अच्छी आदतें नहीं है तो उसका विकास बेहतर कैसे हो पाएगा, है ना। अगर उसका अच्छा व्यवहार नहीं है, नेगेटिव बिहेवियर है उसका, बहुत ही मतलब कि दूसरों से अच्छे से बात नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो इस चीज का भी उसके डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा ना, है ना। तो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत कारक भी उसमें अफेक्ट करेंगे। दूसरा, स्कूली माहौल। स्कूली माहौल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि घर के बाद बच्चा अगर जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो कहाँ करता है? स्कूल में करता है। तो स्कूल में हेल्दी इन्वायरमेंट है, इस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट उसके डेवलपमेंट पे पड़ता है। सामाजिक पारिवारिक प्रभाव, अभी हमने बताया, स्कूल घर के बाद सबसे ज्यादा टाइम वो कहाँ स्पेंड करता है? स्कूल में, और मैक्सिमम टाइम वो घर पे स्पेंड करता है, यानी सामाजिक पारिवारिक, समाज में, अपने परिवार में। तो वहां का भी इन्वायरमेंट कैसा है, इस चीज का भी इफेक्ट उसके डेवलपमेंट पे पड़ेगा। यानी तीनों ऑप्शन, यानी फोर्थ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन कारक का है कि अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो, क्योंकि बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। ठीक है, पहला क्या है? अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो और बाल्यावस्था विकास के लिए एक संवेदनशील चरण है, खासकर संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास के लिए। ठीक, ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो, क्योंकि बाल्यावस्था सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन। ठीक है, कैसे समझिए। अभिभावकों और अध्यापकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों की बाल्यावस्था अनुभव सकारात्मक हो। बाल्यावस्था अनुभव का मतलब है जो चाइल्डहुड एज है, ठीक है, उसके एक्सपीरियंसेस बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि बाल्यावस्था विकास के लिए एक सेंसिटिव स्टेज है, खासकर संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हमारे बाल्यावस्था में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे तो हमारा जो बाल्यावस्था का संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और संवेगात्मक विकास बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो यानी ए और आर दोनों सही, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, नहीं पहला ऑप्शन। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बहुत छोटे, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा।
बहुत छोटे बच्चों के सामाजिकरण, जो अंडरलाइन कर रहे हैं इस चीज को ध्यान दीजिएगा, के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? विद्यालय प्राथमिक संस्था है? नहीं। परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? यस। सहपाठी समूह सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? मुद्रक संचार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो परिवार है। ठीक है, अब देखिए कह रहे बहुत छोटे बच्चे के सामाजिकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आप तब जान पाएंगे जब आप ये जान ले कि सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, सामाजिकरण का मतलब ये होता है कि जो बच्चे हैं, सामाजिकरण का मतलब कि जब भी बच्चा इस दुनिया में आता है, ठीक है, तो वो अपने आसपास के समाज के इन्वायरमेंट से जो भी चीजें एडॉप्ट करता है, चाहे वो समाज के रीति रिवाज हो, चाहे वो समाज की गतिविधियां हो, चाहे वो समाज के द्वारा अपनाया गया व्यवहार हो, जब बच्चे इस चीज को धीरे धीरे, क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंट उनका जैसा होगा, समाज जैसा होगा, वो वही चीजें सीखेंगे, उन्हीं चीजों को एडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं सब चीजों को जब वो एडॉप्ट करते हैं समाज में, या यूं कहें इन शॉर्ट सामाजिक गुणों को, उनके समाज में जो गुण व्याप्त हैं उन गुणों को जब वो एक्वायर करते हैं तो वही सामाजिकरण कहलाता है। अब बात आती है कि परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है? बिल्कुल है। ठीक है, दो ही संस्थाओं का वर्णन किया गया है, प्राथमिक संस्था और प्राइमरी एंड सेकेंडरी, द्वितीयक। प्राथमिक में आपका परिवार आ जाता है प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, पहले ऑप्शन पे परिवार, उसके बाद आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, ब्लड रिलेशन, ठीक, पड़ोसी आ जाएंगे। ठीक, ये क्या है? प्राथमिक संस्था है। द्वितीयक में आपका विद्यालय आ जाएगा, और जितने भी राजनीतिक, धार्मिक, है ना, समूह है, आर्थिक, वो सारे द्वितीयक संस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? और ये प्राथमिक संस्था है क्यों, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने जहां वो रहता है उसके आसपास के पेरेंट्स रहते हैं, उसके रिलेटिव्स रहते हैं, चाचा बुआ, है ना, उसके पड़ोसी रहते हैं, तो आसपास वो सबसे ज्यादा, जब बच्चा ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ स्कूल चला गया, है ना, ऐसा तो है नहीं। तो सबसे ज्यादा वो टाइम कहाँ स्पेंड करता है, और सबसे पहले वो परिवार में ही स्पेंड करता है, तो परिवार इसीलिए प्राथमिक संस्था हो जाती है। और परिवार के बाद, अभी इस क्वेश्चन से पहले भी हमने इस चीज को बताया है कि परिवार के बाद जब वो टाइम स्पेंड जहां पे सबसे ज्यादा करता है वो विद्यालय है, इसीलिए विद्यालय समाज की प्राथमिक संस्था ना होके द्वितीयक संस्था हो जाती है, सेकेंडरी इंस्टीट्यूट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर समझने लगते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। इस चीज का ध्यान दीजिए, यहां पे इन्होंने ये नहीं कहा है कि उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता है, यानी कि ये बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी वस्तु स्थायित्व। और लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो ये वस्तु स्थायित्व है किस स्टेज में होता है, तो जो प्राइमरी स्टेज है सेंसरी मोटर, उसमें होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? संवेदी गामक। यानी पहला ऑप्शन सही है। और अगर ड्यूरेशन हमने कहा था आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्ट परमानेंस का, तो ये होता है 18 to 24 मंथ्स के दौरान। ठीक है, 18 से 24 महीने के बीच में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्थिति बच्चों में विकसित होती है। और दूसरी चीज है, अगर ये होता कि विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में या सोचते हैं कि वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने पर उस वस्तु का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है, तो ये भी संवेदी गामक में है, लेकिन उसका ड्यूरेशन होता है 3 to 4 मंथ। जब बच्चे 3 से 4 महीने की एज में होते हैं तो
अगर उनके सामने से आप कोई चीज उनके सामने लाई और हटा लीजिए तो बच्चा ये समझता है कि अब वो चीज दुनिया में नहीं है, यानी कि अब उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये कब होता है? 3 to 4 मंथ के दौरान, याद रखिएगा। और कब ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्थिति कब आती है? 18 to 24 मंथ्स के दौरान। और क्या क्या चीजें हैं संवेदी गामक में? और क्या चीज है? एक तो रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती क्रियाएं, एक्टिविटीज बताया था हमने। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? अनैच्छिक क्रिया होती हैं जो बच्चा इंटेंशनली नहीं करता है, उससे हो जाता है, और उसमें भी शकिंग रिफ्लेक्स जो है, चूसने की प्रतिवर्ती क्रिया सबसे ज्यादा प्रबल होती है। ठीक है। और क्या होता है? क्यूरियोसिटी, मोटिव बहुत प्रबल होता है। ठीक है, यानी जो उत्सुकता अप्रेरणा होता है वो बहुत ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है। अगला क्या होता है? एक और होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है? ये भी सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक की प्रॉपर्टी है। तो ये 4 चीजें हैं, इनमें से कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसका ऑप्शन प्राइमरी स्टेज ही होगा या प्रथम स्तर ही होगा। वो क्या है? संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के समूह मिलकर कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। 2 कंकड़ों के समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं ना। 2 कंकड़ों के समूह मिलकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चे द्वारा दिया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण दर्शाता है, यानी कंजर्वेशन है, केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, आत्म केंद्रीयता ईगोसेंट्रिज्म है, वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है ये हमने बताया ही है आपको अभी, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। इन तीनों को समझ लेते हैं, जो होगा वो ऑप्शन निकल आएगा। सबसे पहले संरक्षण को समझ लेते हैं। संरक्षण होता क्या है? वही देख रहे हैं। संरक्षण मतलब कंजर्वेशन। ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को। हमने 2 ग्लास लिए और उसमें इक्वल क्वांटिटी में वाटर को फिल किया। ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इसमें इक्वल क्वांटिटी है। ठीक है, ए एंड बी। अब एक ग्लास को तो हमने सेम रखा, बट बी के लिए क्या किया? बी की जगह पे हम दूसरा पॉट ले आए जिसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है और लेंथ कम है, इस शेप का, बट वाटर उतना ही है जितना पहले था। सिर्फ हमने पॉट चेंज किया है, सिर्फ बर्तन चेंज किया है, बाकी चीजें वही है। ठीक है, अब कंजर्वेशन को समझिए। कंजर्वेशन ये होता है कि शेप एंड साइज में शेप एंड साइज मतलब आकार में अगर परिवर्तन कर दिया जाए, चेंजेस होने पर क्वांटिटी में यानी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ए और बी दोनों में सेम क्वांटिटी का वाटर था। ए को हमने रखा सेम और बी में हमने जो बर्तन था उसको चेंज किया, पॉट को चेंज किया, वो थोड़ा चौड़ा ले लिया लेकिन पानी उतना है। यही कंजर्वेशन कहलाता है कि शेप एंड साइज में चेंज कर दिया जाए, काउंटिंग में चेंज कर दिया जाए, लेकिन क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या? संरक्षण है। अब यहां पे क्या करा? 2 कंकड़ के समूह मिलकर, अब देखिए 2 कंकड़ थे, 2 कंकड़ों के समूह यानी कि है ना 4 कंकड़ों का एक समूह बन जाता है। इनको जब हम एक साथ इकट्ठा करेंगे तो ये 4 कंकड़ आ गए। तो सेम चीज तो है
नंबर उतने ही हैं। जब हमने उनको एक समूह में रखा तो उनके नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये क्या है, संरक्षण है, यानी पहला ऑप्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है, दो इधर थे, दो इधर थे, दोनों को जब हमने रखा एक साथ किया तो उसमें नंबर्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जैसे इसमें क्वांटिटी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। तो संरक्षण बेसिकली होता क्या है, शेप एंड साइज में जब चेंजेस होते हैं तो उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से जो कंकड़ हैं, दो दो कंकड़ लिए थे, उनके समूह थे, उनको एक साथ किया तब भी कंकड़ों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है केंद्रीकरण। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, लेकिन और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन। अब केंद्रीकरण क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण जो होता है वो सिर्फ स्थिति के एक पहलू पर ध्यान देता है। बच्चा क्या करता है, एक स्थिति के एक ही पहलू पर ध्यान देगा। अगर केंद्रीकरण की बात की जाए तो इसमें अगर ये प्रवृत्ति आई है तो बच्चा क्या कहेगा, अगर आप इसमें से पूछेंगे किस बर्तन में पानी ज्यादा है, तो बच्चा केंद्रीकरण के हिसाब से क्या कहेगा, ए बर्तन में पानी ज्यादा है, बल्कि दोनों में सेम है। वो क्यों कह रहा है ए बर्तन में पानी ज्यादा है, क्योंकि उसको ए का बर्तन बड़ा दिख रहा है। बड़ा दिख रहा है यानी बहुत ज्यादा पानी होगा। समझ गए? केंद्रीकरण का मतलब यह होता है कि एक समय पर स्थिति के एक ही पहलू पर ध्यान दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है आत्म केंद्रीयता यानी ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म बेसिकली होता है कि बच्चा सिर्फ अपनी बात को ही सही मानता है, वो सिर्फ अपने दृष्टिकोण को ही सही ठहराता है, बाकी अगर कोई दूसरा उससे कुछ कहता है तो वो उसे नकार देता है। तो ये क्या है, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, वस्तु स्थायित्व हम बता ही चुके हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, संरक्षण। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंजर्वेशन क्या है, शेप एंड साइज में या काउंटिंग में किसी भी प्रकार का चेंज किया जाए तो उनकी क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या काउंटिंग में चेंज हुआ है, दो दो को मिला के 4 कर दिया गया। ठीक है, तो एक हमने ग्लास ये लिया, एक ग्लास ये लिया, वाटर इक्वल क्वांटिटी का है, इसमें भी वाटर इक्वल क्वांटिटी का है। लेकिन अगर जिस बच्चे में संरक्षण का गुण आ गया है, यानी किसकी बात हो रही है, कंजर्वेशन की, तो उससे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा दोनों में सेम वाटर है, सिर्फ बर्तन चेंज हुए। लेकिन अगर जिसमें केंद्रीकरण की, जो इससे पूर्व का स्तर है केंद्रीकरण है ना, उससे पूछेंगे तो वो कहेगा ये बर्तन बड़ा है इसलिए उसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की सिद्धांत के अनुसार इस तरह का तर्क किस चरण को दर्शाता है? ठीक है, किस उसको दर्शाता है? ठीक है, अब देखिए, निशा अपना गृह कार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। अब देखिए, कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं, कौन कौन से समझिए, पहले उनको समझ लेते हैं। पहला क्या बताया है, पहला बताया है प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग स्टेज, यानी पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कणा स्तर। हिंदी में लिख लें, पूर्व परंपरागत नैतिक तर्कणा स्तर। दूसरा उन्होंने क्या बताया है, कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग स्टेज, यानी परंपरागत नैतिक तर्क स्तर। अब कन्वेंशनल मॉरल के भी उन्होंने 2 और स्तर बताए हैं। ठीक है, एक है गुड बॉय नाइस गर्ल, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। दूसरा क्या है, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग,
ठीक है। अब देखिए, निशा गृहकार्य पूरा करना सुनिश्चित करती है ताकि गृहकार्य पूरा न होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। वो खुद को क्या गृहकार्य इसलिए कर रही है कि जिससे टीचर उसको शर्मिंदा ना करे और वो टीचर के सामने अपने आप को अच्छा प्रूफ कर सके। तो गुड बॉय और नाइस गर्ल कौन से स्तर में है? कन्वेंशनल मॉरल, यानी कि परंपरागत नैतिक तर्कड़ा का स्तर। इसमें क्या होता है, हर जो लड़का होता है वो खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, हर वो काम करेगा जिससे दूसरे उसकी प्रशंसा करें, और यही चीज लड़की भी करती है, वो भी खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करती है और हर वो काम करती है जिससे लोग उसकी प्रशंसा कर सके। तो इसमें कौन सा स्तर सही है? परंपरागत। बात समझ में आ गई? तो इसमें सेकंड। और थर्ड कौन सी होती है वो भी लिख लीजिए, थर्ड होती है पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग स्टेज। ठीक है, यानी कि उत्तर परंपरागत। तो इसमें से कौन सा सही है? कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग यानी कि परंपरागत। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगर आपको इससे स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आप ले लीजिए। लॉन कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है पूर्व परंपरागत, परंपरागत नैतिक स्तर और उत्तर नैतिक स्तर, और इसमें से गुड बॉय नाइस गर्ल सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग, वही चीज है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यता के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। तो लेव वाइगोस्की ने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत ही दिया था, जो जैसा कि जीन पियाजे ने दिया था, लेकिन वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने ये बताया कि बच्चों में जब तक सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होगी तब तक उनका संज्ञानात्मक विकास नहीं हो सकेगा, जो कि पियाजे ने इनकार किया था। पियाजे ने बेसिकली परिपक्वता पर ज्यादा फोकस किया था, मेच्योरिटी पर ज्यादा फोकस किया था, और इस चीज को कोहलबर्ग ने नकार दिया था। मेच्योरिटी मतलब नहीं रखती है, बच्चा जब पैदा होगा, जब उसका इस दुनिया में एग्जिस्टेंस होगा, जैसे ही वो इस दुनिया में आता है तो वैसे ही उसकी सामाजिक अंतःक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः जैविक परिपक्वता नकार दिया था, आरोपण प्रतिरूप नैतिक नहीं, सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक। हमने क्या कहा? वाइगोस्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड, सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक, यानी कि लेव वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों के संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, फिर वाइगोस्की का एक क्वेश्चन आया है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को उपयुक्त, अरे यार, विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए, विद्यार्थियों के बीच सहभागिता और चर्चाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में वयस्कों को पूर्ण अहस्तक्षेप की प्रणाली अपनानी चाहिए, नहीं, विद्यार्थियों के व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए बारंबार नकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव रेनफोर्समेंट तो दे ही नहीं सकते हैं, यानी कि बचा कौन सा ऑप्शन? पहला, कि संकेत और इशारा देकर उपयुक्त स्कैफोल्डिंग। अब यहां पे बात आती है स्कैफोल्डिंग है क्या? ठीक है, स्कैफोल्डिंग है क्या, इस चीज को समझिए। ठीक है,
समझिए, एक होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, और एक होता है लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है। ठीक अब बात समझिए, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट का मतलब है कि वह एक्चुअल में वो क्या कर सकता है, ठीक है, और लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट का मतलब है कि उसका पोटेंशियल कितना है, वो कितना काम कर सकता है, ठीक है। बात समझिएगा, जैसे कोई बच्चा साइकिलिंग तो कर रहा है, वो खुद से साइकिल चला रहा है, बट उससे अगर बाइक चलाने को कहा जाएगा तो वो नहीं चला पाएगा। बट क्या उसे सिखाने पर भी वो बाइक नहीं चला पाएगा, है ना, हो सकता है उसे सिखाया जाए वो बाइक ड्राइव कर ले। तो यानी जो साइकिलिंग कर रहा है, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो साइकिलिंग खुद से कर रहा है वो क्या है, उसका एक्चुअल डेवलपमेंट, और किसी का सहारा लेकर वो बाइक चलाना सीख रहा है वो क्या है, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी क्या कर रहा है और वो क्या कर सकता है, ठीक है। इस चीज को समझिए, क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। लेकिन कर सकने में एक चीज का यूज होता है जिसे कहते हैं पाड़ या स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहारा देना, पाड़ का मतलब सहारा देना, और सहारा भी कौन देगा, वही देगा जो स्किल्ड पर्सन होगा। जैसे वो साइकिलिंग कर रहा है और उसे बाइक सीखनी है, तो जो पहले से ही बाइक चलाना जानता है वही उसे साइकिलिंग के बाद बाइक चलाना सिखाएगा, और जब वो सीख जाएगा तब वो सहारा देना बंद कर देगा। स्कैफोल्डिंग यही है, आप लगातार सहारा नहीं दे सकते बच्चे को, जब वो अपने टारगेट को अचीव कर ले वैसे ही आप अपना हाथ खींच लीजिए, तब वो आराम से वो काम करता रहेगा। दोबारा उसे बाइक चलाने में स्कैफोल्डिंग की किसी सहारे की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, वो क्या कर रहा है और उसका पोटेंशियल क्या है। हो सकता है किसी के सहारा देकर ही उसका पोटेंशियल का आउटपुट निकले, है ना। जैसे बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, क्लास में टीचर ने कोई क्वेश्चन पुटअप किया और उनको आ रहा है, वो क्वेश्चन का आंसर उनको आ रहा है, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं, कहते नहीं सर बस कहीं फंसा हुआ निकल नहीं रहा है ना। तो आप जरा सा हिंट देंगे तो वो क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये हिंट ही क्या है, आपका स्कैफोल्डिंग है, आपने जरा सा सहारा दिया और उनका जो आंसर है वो आ गया। बात समझ में आ गई। तो स्कैफोल्डिंग मतलब है वो क्या कर रहे हैं और उनका पोटेंशियल क्या है, इसके बीच का जो आप उस पोटेंशियल तक जिसके माध्यम से पहुंचाएंगे वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है, वो सहारा कहलाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। और ये जो जोन है, जो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट से पहुंचने लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट तक का जो एरिया है, इसे ही ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जहां पे विकास हो सकता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या मतलब क्या है, कि जहां पे विकास होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, और किसी का अगर सहारा दिया जाए तो वो संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वो अपने पोटेंशियल के चरम सीमा तक पहुंचकर टारगेट को अचीव कर सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें एक बार क्वेश्चन को। स्कैफोल्डिंग प्रदान करनी चाहिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला, ठीक है। संकेत और इशारे देकर या सहारा देकर, कुछ भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा निम्न में से किसे प्रधानता देती है, अध्यापकों द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, पाठ्यक्रम को पूरा करने को, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। चौथा ऑप्शन सही है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में विद्यार्थियों पे ज्यादा फोकस किया जाता है ना, उनके अभिरुचियों का ध्यान दिया जाता है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट पर जोर दिया जाता है। पाठ्यक्रम को पूरा कराना, ऐसा नहीं कि आपने पाठ्यक्रम को, सिलेबस को, कैरिकुलम को फॉलो किया, सिलेबस को कंप्लीट करा लिया तो बच्चे सीख ही जाएंगे। परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी कि
एग्जाम सेंटर जब होता है कि आप परीक्षा ले रहे हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं है कि बच्चे ने सीखा है कि नहीं सीखा है। अगर नहीं सीखा तो परीक्षा लेने का भी कोई मतलब नहीं है। अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, ठीक है, अब जरूरी नहीं अध्यापिका ने जो तरीका चयनित किया है उससे सारे बच्चे सीख पाए, है ना। हो सकता है कुछ बच्चों का ग्रुप हो या कुछ बच्चे हों जो हो सकता है उस तरीके से ना सीख पाए, इसलिए विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रगतिशील कक्षा में ज्यादा प्रधानता दी जाती है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। हार्वर्ड गार्डनर को लेकर लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। पहला ऑप्शन है बुद्धिलब्धि किसी व्यक्ति के भविष्य में सफल होने की संभावना का सबसे सटीक अनुमान है, गार्डनर ने नहीं कहा है। बुद्धि वातावरणीय कारकों को प्रभावित नहीं होती है, नो। व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, यह किसने कहा है, हार्वर्ड गार्डनर ने, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा क्या, बुद्धि के सामूहिक परीक्षण विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर मापने का सर्वोत्तम जरिया नहीं। गार्डनर के बुद्धि संकल्पना के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो गार्डनर की बुद्धि संकल्पना थी उनमें बहुत सारी बुद्धियां बताई गई थी, कौन कौन सी बुद्धियां बताई गई थी वो आप देख लीजिए। यह है बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर का। तो उन्होंने जो 7 तरीकों की बुद्धि बताई है, पहली है व्यक्तिक पर बुद्धि, पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, बच्चा दूसरों को जानने की कोशिश करता है। वैयक्तिक स्वबुद्धि, पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस, इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा खुद को जानने की कोशिश करता है। संगीत बुद्धि, संगीत में ज्यादा रुचि होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, इसमें क्या होता है, खेलकूद एथलीट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। स्थानिक बुद्धि स्पेशल इंटेलिजेंस, इसमें क्या है, बच्चे चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से किसी भी स्थान को जानने की कोशिश करते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, और भाषाई बुद्धि यानी लिंग्विस्टिक। इसमें भाषाई बुद्धि में क्या होता है कि शब्दों को, वाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग भाषा में। तो ये बहुबुद्धि गार्डनर का सिद्धांत, तो इन्होंने विभिन्न प्रकार की बुद्धियों की बात की है और यही तो कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है ना। अगला क्वेश्चन है समकालीन सिद्धांतों के अनुसार किस प्रकार का कक्षा माहौल संज्ञान को सुशाधित करता है। मुद्रण संपन्न और संसाधन संपूर्ण, यानी कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है। भययुक्त और धमकी भरा, यानी डरावना और बहुत ज्यादा दबा के रखना बच्चों को। अगम्य और बहिष्कारी, नो। उपदेशात्मक और पाठ्यपुस्तक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित तो कतई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से उनकी मेंटल लेवल को समझना होता है ना। तो ये गलत है। सही ऑप्शन क्या है, मुद्रण संपन्न और संसाधन संपूर्ण, ठीक है, पहला ऑप्शन समकालीन सिद्धांतों के अनुसार। अगला क्वेश्चन है जेंडर क्या है। सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, पूरी तरह वंशागत कारकों द्वारा निर्धारित होता है, आनुवांशिक लक्षणों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जेंडर रोल सभी को पता है, हमने लास्ट वीडियो में बताया था जेंडर रोल क्या होता है। जेंडर रोल यानी जेंडर भूमिका बेसिकली हमारे समाज के द्वारा ही निर्धारित किए गए कुछ तथ्य, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि पुरुष के क्या काम है, महिला के क्या काम है, लड़की क्या पहनेगी, लड़का क्या पहनेगा। तो ये जो सारी चीजें डिसाइड की गई हैं, किसने डिसाइड किया, हमारे समाज ने ही डिसाइड किया, हमारे समाज के द्वारा बनाई गई हैं। तो पहला क्या है, सामाजिक संरचनाओं द्वारा निर्मित होता है, यानी जेंडर रोल की बात कर रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है, उसे कहते हैं। क्या समावेशन हो सकता है, नहीं। क्या प्रतिवर्ती सोच, नहीं। संरक्षण अभी हमने बताया, कौन सा ऑप्शन सही है, लाक्षणिक, ठीक है। लाक्षणिक प्रकार्यता को प्रतीकात्मक प्रकार्यता भी कहते हैं, प्रतीकात्मक
यानी सिंबॉलिक, ठीक है, सिंबॉलिक फंक्शन। अब सिंबॉलिक फंक्शन किसी, अब यही तो कह रहा है सिंबॉलिक फंक्शन होता है क्या बेसिकली, सिंबॉलिक फंक्शन ये होता है किसी वस्तु आई, और ये होता किसमें, ये अमूर्त चिंतन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। अमूर्त चिंतन मतलब कि जो मूर्त संक्रियात्मक के बाद की स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक ना, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं, उसी में ये चीज आती है सिंबॉलिक फंक्शन। उसमें क्या बताया गया है कि कोई वस्तु आपके सामने है, आप तब तक तो उस पर रिएक्ट करेंगे, अगर वस्तु को हटा दिया जाए तो क्या वो इमेज आपकी माइंड में बनी रहेगी, बिल्कुल बनी रहेगी, अमूर्त संक्रियात्मक में या औपचारिक संक्रियात्मक में। तो इसमें यही कह रहा है कि उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता, यानी चीज आपके सामने नहीं है, आपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, तो उसके लिए कौन सा है, प्रतीकात्मक प्रकार्यता, यानी कि सिंबॉलिक फंक्शन, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन निम्न में से किस लिए प्रभावी होता है। रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा करना। पहले तो एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन एक तो यूनिट टेस्ट हो सकता है, यानी एक यूनिट खत्म हुई हमने उसका टेस्ट ले लिया। मंथली, ये एक रेगुलर बेसिस पे टेस्ट चलता है रचनात्मक मूल्यांकन, ये याद रखिएगा। या क्वार्टरली हो सकता है यूनिट टेस्ट, कोई आपके 3-4 लेसन्स का एक यूनिट है वो खत्म हो गया, फिर हमने टेस्ट ले लिया। मंथली टेस्ट हो सकता है मंथ के एंड में, या क्वार्टरली यानी कि 3 माह के बाद यह टेस्ट हो सकता है। इसे कहते हैं फॉर्मेलिटी, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब टेस्ट होते हैं, मूल्यांकन होता है, तो उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक। ठीक है। विद्यार्थियों में असफलता का निरंतर भय पैदा, कभी भी एग्जाम भय पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए नहीं होता है। विद्यार्थियों प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करने में नहीं, कंपैरिजन भी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को खुद के इंप्रूवमेंट को देखना होता है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझने में, ताकि उन्हें तदनुसार सहायता प्रदान की जा सके। बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन। विद्यार्थियों के नामीकरण, वर्गीकरण और विशेष विद्यालय के निर्देश नहीं, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही। आवाज आ रही, ठीक है। तीसरा फिर से देख लेते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन इनमें से किस लिए प्रभावी होता है। पहले तो ये जान ले रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है। एक रेगुलर इंटरवल पे होता है, वो चाहे यूनिट टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, क्वार्टरली हो, ठीक है, वीकली हो। इससे क्या होता है, बच्चों के हम रेगुलर इंटरवल पे होने का मतलब यह है कि हम ये जानते रहते बच्चों में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है या वो नेगेटिव में जा रहा है। इस वजह से रचनात्मक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है कि विद्यार्थियों की अधिगम प्रमिति, अभी जो हमने बात की, लर्निंग में कितनी प्रोग्रेस हो, इसको समझने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथन कारक का है। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों के मौखिकीकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, कि बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, वो सोच क्या रहा है, उसके थॉट्स क्या हैं, ठीक है, वो क्या इमेजिन कर रहा है। ये सब चीज जानने में बेहतर क्या होता है कि बच्चों को आगे क्या चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से आगे लेवल पर तैयारी करनी चाहिए, इन सारी चीजों में हेल्प मिल जाती है, इसलिए बढ़ावा देना चाहिए। भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है। एक तो पहला कथन ए सही है, ठीक, और कथन 2 गलत है। देखिए ऐसा कुछ है, ए सही है लेकिन आर गलत है, चौथा ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक कक्षा में अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचारों को, यानी बच्चों के मौखिकरण, चर्चा और वैचारिक बहस करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, तभी आप उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। और भाषा विकास एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। भाषा विकास, भाषा ही नहीं जान पाएंगे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा। अगला, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास एडीएचडी प्रारूपिक लक्षण है। अब इस चीज को समझिए, ठीक है। एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, अटेंशन
डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, अब बात को समझिए। अटेंशन डेफिसिट यानी कि उसके ध्यान में कमी आती है लेकिन वो एक्टिव जरूरत से ज्यादा रहता है, एडीएचडी। और ये बेसिकली होता क्या है आपको बता दें, उन्हीं बच्चों पे ज्यादा होता है जिन बच्चों पे पढ़ाई का जोर बहुत ज्यादा दिया जाए, उनके जो घर का माहौल है वो अच्छा ना हो, ठीक, उसको बार बार किसी बात के लिए पिंच किया जाए, ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। और ये जो एडीएचडी होता है ये प्री स्कूल के बच्चों में ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। प्री स्कूल के बच्चों में ज्यादा होता है। और दूसरी चीज, ये कोई बीमारी, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि मतलब मेडिसिन ले ली ठीक, इसको आप धीरे धीरे ही सही किया जा सकता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देके और बच्चों की बात सुनकर ही हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है? अगली चीज यह है कि इंडिया में 1.2% से लेके 12% तक बच्चे एडीएचडी से पीड़ित हैं। ध्यान में कमी है, एक्टिव ज्यादा रहते हैं। हाइपर एक्टिव का मतलब क्या है? ध्यान में कमी है लेकिन एक्टिव ज्यादा रहते हैं, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही? लंबी अवधि के लिए केंद्रित है ना? नहीं। धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेग क्रियाशीलता स्तर, ठीक है, और कार्यावस्था के उच्च स्तर, आवेगशीलता। ठीक है, अभी क्या बताया? हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी ही तो आवेगशीलता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। फिर से ध्यान लेते हैं, एडीएचडी का मतलब क्या है? अटेंशन डेफिसिट यानी ध्यान में कमी, और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी मतलब आवेगशीलता यानी बहुत ज्यादा एक्टिव रहना, ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। ध्यान में कमी मतलब ध्यान रहे और तब एक्टिव रहो, किसी चीज में आप ध्यान लगा सको तब एक्टिव रहो, तो वो नॉर्मल चीज है ना। तो अटेंशन में तो कमी है, ध्यान में कमी है, लेकिन वो हाइपर एक्टिव है, इस वजह से ये चीज होती है। प्री स्कूल के बच्चों में ज्यादा होती है, लाइक दैट एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया। ठीक है, और इंडिया में 1.2% से 12% तक बच्चे इस चीज से जूझ रहे हैं। ठीक है, और ये बेसिकली होता है क्यों है? बच्चा छोटा रहता है तभी से इसका इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। घर का इन्वायरमेंट फिर कह रहे हैं पॉजिटिव रहेगा, हेल्दी रहेगा, बच्चों में ज्यादा टोका टाकी नहीं। ठीक है, आप बच्चों को ऑब्जर्व करें वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हर बात पे उसे टोका टाकी करना ये बहुत ही हार्मफुल हो जाता है बच्चों के लिए, और इसी से फिर एडीएचडी के लिए दिक्कत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्ताओं जैसे कि पठन वैकल्प, पठन वैकल्प का मतलब है डिसलेक्सिया, ठीक है, गुणज वैकल्प यानी डिस्कैलकुलिया इत्यादि के संदर्भ में सही है? अधिगम अशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं? नहीं। अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानवीकृत परीक्षा सबसे बेहतर है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुशाधित करने के लिए सर्वोत्तम होते हैं। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी वातावरण दोनों तरह के कारकों से प्रभावित है। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी यानी ये नर्वस सिस्टम और वातावरणीय कारकों से प्रभावित, बिल्कुल प्रभावित होता है, क्योंकि देखिए वातावरण क्या है, वातावरण फिर हमने बताया कि आसपास का परिवेश कैसा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। डिसलेक्सिया वगैरह, एक आपने वो मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, कैसे डिसलेक्सिया को ठीक किया उसने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि चीजें बेहतर नहीं, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अफेक्ट कर लेता है बच्चों की प्री स्कूल पे। अगर आजकल तो ये सिस्टम हो गया है कि जितनी जल्दी से जल्दी बच्चे को, एक ट्रेंड चल गया है कि कैसे बच्चा हुआ नहीं, एक दो साल बाद उसे प्ले ग्रुप में भेज दो, ये कर दो, ये आई थिंक बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं, क्योंकि उसका विटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, है ना,
और जो माइंड का डेवलपमेंट ये तो होने दीजिए। अभी आप ही से कहा जाए जो काम आप ना कर सके और आपसे जबरदस्ती वो करवाया जाए कि आप 50 किलो की बोरी नहीं उठा सकते हैं, आप उठा 10-20 किलो की सकते हैं, लेकिन तब भी आपसे कहा जाए उठाओ इसे, उठाओ आपको उठाना है, तो आपके ऊपर क्या फील होगा? आप कैसा फील करेंगे? वही चीज तो बच्चों के साथ हो रही है कि एक बगल वाले ने 2 साल में भेज दिया, चलो हम भी भेज दें 2 साल में। लेकिन ये बहुत गलत तरीका है ये सब चीजें कर। इससे इन्हीं सब चीजों से इस तरीके की एडीएचडी है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, ओवर प्रेशर पढ़ने से सारी चीजें क्रिएट होती रहती हैं। ठीक है, अधिगम आवश्यकताओं की पठन, ये सब क्या है, क्या बताया हमने? तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों कारकों से ये प्रभावित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? नर्वस सिस्टम और वातावरणीय दोनों तरीकों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है श्रवण बाधिता से जूझते। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों का मतलब है कि उनको सुनने में दिक्कत, सुनने में बाधा, यानी सुनने में दिक्कत। जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं है? यह ध्यान दीजिएगा कि कोई विद्यार्थी हैं जिनको सुनने में दिक्कत है लेकिन उनको सिखाना है। ऐसे विद्यार्थी जिनको सुनने में दिक्कत है बट उनको सिखाना है, तो हम कौन से तरीके अपनाएंगे? दृश्य गतिज बिल्कुल अपनाएंगे। सुनने में दिक्कत है तो हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो सुनाई जा सके, क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे। दृश्य गतिज सिखाया जा सकता है। व्याख्यान, क्या व्याख्यान सिखाया जा सकता? नहीं, बोलेंगे इसलिए वो सुन नहीं पा रहे। क्रिया, एक्शन बेस्ड यानी एक्टिविटी करके हो सकता है। बहुसंवेदी, मल्टी सेंसेस का प्रयोग करके यह भी हो सकता है। कह रहा है कौन सा प्रभावशाली नहीं है? व्याख्यान। व्याख्यान प्रभावशाली नहीं है। फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, आराम से सुनिए। बात यहां पे हो रही है श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थी, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनको सुनने में दिक्कत है। ठीक है, वो दिक्कत किसी भी लेवल तक हो सकती है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, कम भी हो सकती है। निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले तो ये ढूंढ लीजिए कौन सा प्रभावशाली है, कौन कौन से प्रभावशाली है। यानी सुनने में दिक्कत है तो ऐसे बच्चों को अगर आपको सिखाना तो कैसे सिखाएंगे? तो वो चीज आप बिल्कुल नहीं करेंगे जिसमें ऑडियो हो। करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडियो अगर आप उन्हें सुना रहे हैं तो वही तो समस्या है उनकी, सुन पा नहीं रहे हैं। और अब लाउड स्पीकर ऑन करें, कैसे वो समझ पाएंगे? ऑडियो हमें यूज ही नहीं करना है, और ऑडियो सिर्फ व्याख्यान में यूज हो रहा है, नहीं लेक्चर में। लेक्चर कैसे दिया जाता है? बोल के भी दिया जाता है ना, बोल के दिया जाता है। तो व्याख्यान नहीं कर सकते। दृश्य गतिज दिखा के चीजें करनी है, कर सकते हैं। क्रिया आधारित, एक्शन बेस्ड, आपने पहले दूरदर्शन पे न्यूज देखा होगा, आते थे इशारे कर करके ऐसे ऐसे बताते थे। वो किसके लिए होते थे? वो होते थे श्रवण बाधित के लिए, क्योंकि सुन नहीं सकते थे वो। वही चीज क्या है? एक्शन बेस्ड। वो जो न्यूज है वो कैसी है? वो एक्शन बेस्ड है, यानी कि वो एक्शन करके बता रहे थे। बहुसंवेदी, मल्टी सेंसेस, ये भी एक्शन बेस्ड से रिलेटेड है। बहुसंवेदी का मतलब है अपने शरीर के जितने भी हाथ, मुंह, कान, है ना, जितने भी सेंसेस हैं उनका यूज करके आंखों का इशारों में, संकेतों में समझाने की कोशिश की जाती है। ये भी इसमें सहायता करेगी, यानी कि कौन सा प्रभावशाली नहीं है? व्याख्यान। आई होप आप लोग समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को। एक तो यहां पे प्रतिभाशाली है, ये ध्यान रखना, IQ लेवल 140 प्लस है। ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? फिर नहीं अपनाना चाहिए तो पहले हम ये देख लें कौन सा अपनाना चाहिए। उत्तेजक संवर्धन, संवर्धन का मतलब ग्रोथ यानी वृद्धि, यानी ऐसी चीजें करना, ऐसी एक्टिविटीज करना जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में ग्रोथ हो। बिल्कुल। उत्तेजक का मतलब क्या है? क्योंकि उन प्रतिभाशाली हैं, IQ लेवल 140 प्लस है, तो हम ऐसी चीजें नहीं बता सकते जो सामान्य बच्चों को बताते हैं, यानी 90 to 110, है ना। प्रतिभाशाली हैं तो इनकी जो जरूरतें हैं वो ज्यादा हैं, है ना, जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो बहुत प्रबल है। इस वजह से पहला ऑप्शन हो सकता है, मतलब कि ये कदम अपनाया जा सकता है। मानवीकृत पाठ चर्चाओं को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, ये भी अपनाया जा सकता है।
पाठ्य चर्चा त्वरण के लिए लचीलापन रखना, यह भी अपनाया जा सकता है। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए मानवीकृत पाठ्यचर्या लागू करने कोई मतलब नहीं, इसका मतलब होता है कैरिकुलम। ठीक है, ये तो एक जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके लिए चल सकता है, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? सेकंड। ठीक है, मानवीकृत पाठ्य चर्चाओं को लागू करना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी है? ठीक है, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। दूसरा है कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना। उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना। उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। अब इसमें एक चीज जान ले, ऑटिज्म होता क्या है, समझिए। स्वलीनता क्या होता है कि मस्तिष्क का जब विकास हो रहा होता है उस दौरान होने वाला विकार है। यानी बचपन में ही जब हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उसी दौरान ये विकार होता है। तो जो ऑटिज्म है यानी स्वलीनता है, इसमें व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार व संपर्क को प्रभावित करता है। इसे आत्मविमोह या स्वपरायणता भी कहते हैं। इससे प्रभावित बच्चे क्या करते हैं, व्यक्ति क्या करते हैं, सीमित होते हैं और दोहराव व्यवहार करते हैं। यानी एक ही काम को बार बार वो करते रहते हैं। फिर से देख लीजिए, स्वलीनता यानी ऑटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्सपेक्टिव से। क्या होता है, ये जब मस्तिष्क बच्चों का डेवलप हो रहा होता है उस समय होने वाला ये डिसऑर्डर है। ठीक है, ये व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार व संपर्क को प्रभावित करता है। सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करने का मतलब है जिस तरह एक सामान्य बच्चा समाज में रहता है, मिलता है, जुलता है, बातें करता है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है औरों से, वो चीज ऐसे बच्चों में नहीं हो पाती जिनमें ऑटिज्म होता है। ठीक है, और ये वही काम, एक ही काम को बार बार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, जो अधिगम उपागम में निरंतरता रखना चाहिए। यानी ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे उनका लर्निंग लेवल लगातार बढ़ता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों को निष्क्रिय नकल करना, वयस्कों की नई नकल नहीं कर सकते, अपने वातावरण में सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय यानी एक्टिव, सक्रिय संलग्नता द्वारा, यानी अपने जो इन्वायरमेंट है आसपास उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। व्यवहार के बाह्य अनुकूलन नहीं, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण यानी रटने पर तो बच्चों को कभी नहीं जोर दिया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, कि अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, यानी उनका जो वातावरण है आसपास का उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी हो जाती है ना। तो अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? जब वो अपने वातावरण में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं। समझिए, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित है। हमेशा ध्यान रखिए, जो उनके जीवन से संबंधित है वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये देख लेते हैं वो क्या नहीं भूलेंगे। बच्चों के लाइफ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो कभी नहीं भूलते हैं, ये नहीं भूलेंगे। प्रासंगिक संदर्भ प्रस्तुत की जाती है, नहीं भूलेंगे। क्यों? आप किसी भी स्टोरी को, किसी भी इंसिडेंट को आप प्रसंग के रूप में, एक स्टोरी के रूप में अगर आप उनके सामने रखेंगे नहीं भूलेंगे। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी उन्हें स्टोरी टाइप में सुना दो, ऐसा होता है ना, लेटे हुए हैं 5 to 6 ईयर के या 4 to 5 ईयर के, उनको स्टोरी टाइप में कुछ भी सुना दो वो याद रखेंगे और उनको सुनने में मजा भी आता है, यानी कि ये याद रखेंगे। असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जानी, ये देखिए बहुत,
ऐसी कोई जानकारी जिसका सिर पैर है ही नहीं, मतलब हमने कभी कुछ बता दिया, कभी कुछ बता दिया, कभी अगर हम टीचिंग पर्सपेक्टिव से जाएं कि क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, कभी हमने ये टॉपिक उठा लिया, इसकी 2 बातें बता दी, कभी हमने चौथे टॉपिक की 2 बातें बता दी। तो जब कनेक्शन ही जनरेट नहीं हो रहा है क्वेश्चंस में या उस टॉपिक में, तो क्या वो याद रख पाएंगे? नहीं। अभी आपसे हम सीडीपी पढ़ा रहे हैं, अभी हम तुरंत ही कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दे, उसके बाद कोई और, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, आप याद नहीं रख पाएंगे। तो सेम बच्चों के साथ होता है। असंबंधित खंड, यानी जो बताया जा रहा है, जो खंड बताए जा रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए हैं, अगर उनको प्रस्तुत करेंगे तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, ये सही है। उदाहरणों का इस्तेमाल, हमने क्या प्राइमरी लेवल पे कौन सी विधि यूज होती है? आगमन विधि यूज होती है, यानी इंडक्टिव मेथड यूज होता है। लास्ट वीडियो में बताया था, इंडक्टिव मेथड में पहले उदाहरण बताए जाते हैं, फिर हम डिफिनीशन पे आते हैं। पहले चीजों को, स्पेसिफिक चीजें हैं उनको फिर जनरलाइज किया जाता है। ठीक है, यानी ये भी ये याद रखेंगे। तो कौन सा भूल जाएंगे? विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, यानी छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत तो की जाती है लेकिन उनका कोई कनेक्शन नहीं होता आपस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? ठीक है, देखिए प्रक्रियात्मक ज्ञान को पहले समझ लीजिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान वो होता है, एक तो ये ज्ञान जो है स्किल बेस्ड होता है। कैसा होता है? स्किल बेस्ड, यानी कौशल आधारित। कौन सा? और स्किल बेस्ड प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब है कैसे करेंगे। समझिए, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? आगे देखते हैं। a+b का होल स्क्वायर का सूत्र, क्या ये स्किल बेस्ड है? नहीं, इसे तो केवल रटना है, बता देना है। भारत को आजादी कब मिली? बता देना है 1 वर्ड में। अगला लीप वर्ष कब होता है? 1 वर्ड बता देना। स्किल बेस्ड क्या है? पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप नहीं बता पाएंगे, यानी ये स्किल बेस्ड है। और जो लिटरली चीजों को बता के किया जाता है वो क्या होता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, वो 1 वर्ड में नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है और स्किल बेस्ड होता है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब क्या है? स्किल बेस्ड होता है। इसी प्रकार के जैसे और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, साइकिल कैसे चलाई जाती है। अब इसको आप 1 वर्ड में नहीं बता सकते हैं, साइकिल कैसे चलाई जाती है, यह है प्रक्रियात्मक ज्ञान। दूसरा, पनीर की सब्जी कैसे बनाई जाती है। अब पूरा प्रोसेस है इसका ना, स्किल बेस्ड है, जाती है। अब ये क्या है? ये सारा प्रक्रियात्मक ज्ञान के उदाहरण है जिसको लिटरली आपको बताना हो, ठीक है, और स्किल बेस्ड हो, वही क्या है? प्रक्रियात्मक ज्ञान है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ये तीनों प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं है। कौन सा है? पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, एक स्किल बेस्ड है ये। जब तक आपको ये पता नहीं होगा मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ऐसा थोड़ी मिट्टी उठा के लाए और पौधारोपण कर दिया, है ना, उसके लिए भी कुछ चीजें जाननी जरूरी होती हैं, कुछ स्किल्स होती हैं। इसलिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण कौन सा है? पहला। और एग्जाम्पल हमने बता दिया, साइकिल कैसे चलाई जाती है, पनीर सब्जी कैसे बनाई जाती है ना, और भी चीजें आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, अधिगम को सुशाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, यानी अधिगम को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, समप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों से उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यार्थियों ज्ञान से। अब देखिए, पहला ऑप्शन तब सही होता जब यह होता विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़ के रखना चाहिए, तब तो यह ऑप्शन सही होता। उन्होंने ये कह दिया जो विषय वस्तु है वो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ, यानी विद्यार्थियों को जो सोशल सामाजिक स्तर है उससे अगर जोड़ के नहीं हम पढ़ाएंगे तब वो सीख ही नहीं पाएंगे। और वही वो कह रहे हैं उससे अलग कर दो, भैया अलग कर दो, तो ये ऑप्शन ही नहीं होगा।
सम प्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को उत्साहित करते तो ऑप्शन सही होता है। यहां क्या है, डिमोरलाइज, हतोत्साहित करना, यह भी नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को नहीं, कंपटीशन, पहले बच्चे के अंदर तो सुधार हो सके, पहले इस पे फोकस करना चाहिए। कंपटीशन, अगर उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ये समझिए आप। आजकल क्या होता है, आसपास के बच्चों में कंपटीशन होता है, फलाना वो उस स्कूल में पढ़ रहा है, हमको भी उस बच्चे को उस स्कूल में पढ़ाना है, उसको ये आता है तो अपने बच्चे को मार पीट के वो सिखाओ, चाहे जैसे सिखाओ। इससे सबसे बड़ी कमी क्या आ रही, बच्चों के अंदर डर पैदा हो जाएगा, बच्चे रटने पे ज्यादा जोर देंगे रादर देन कि उन्हें समझना है, क्योंकि डर है कि अभी मम्मी मारेंगी, इसे रटना है, हमें नहीं सुना पाएंगे। लेकिन उसका दूरगामी परिणाम अभी नजर नहीं आता है, वो 5, 6, 7, 8 साल बाद नजर आता है, जब बच्चे रटने पर जोर देते हैं, समझने की शक्ति उनमें खत्म हो चुकी, जो भी चीज देखेंगे रटेंगे, जो भी चीज देखेंगे किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट पहले ही क्रिएट कर दिया गया, जबरदस्ती वाला है ना। करना क्या चाहिए, बच्चों को उन्हें फ्री छोड़ देना है, ठीक है, वो जो सीख रहे हैं उन्हें सीखने देना है, और हमें रेगुलरली उन्हें ऑब्जर्व करना है, जहां पे वो गलत कर रहे हैं उन्हें रोकना है, लेकिन रोकने का तरीका भी अलग होना चाहिए, समझा के रोकना है, प्यार से रोकना है। बहुत ज्यादा एक तो पनिशमेंट देना ही नहीं है, आप जितना आप उनसे फ्रेंडली रहेंगे बच्चों से, पेरेंट्स या टीचर, उतना ज्यादा उनका जो है मेंटल डेवलपमेंट उतना बेहतर होता है, और उतनी ज्यादा गलतियां, नंबर ऑफ एरर्स आगे चल के कम होती जाएंगी, ठीक, अभी नहीं, आगे चल के जैसे जैसे बड़े होंगी एरर उतनी ही कम होती चली जाएंगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए, नहीं, हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने का कंपटीशन, नहीं। कंपटीशन में क्या होता है, बच्चे गलत रास्ता पे भी जा सकते हैं, है ना, कि सामने वाले को पुरस्कार मिला, हमें नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम वो पुरस्कार पाने के लिए कुछ भी करेगा, चीटिंग करेगा, मार्क्स बढ़ा लेगा अपने, कुछ भी करेगा। ये चीजें तभी आ सकती है कि जस्ट एंजॉय द एजुकेशन, है ना, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए केवल। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी, कुछ है, सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड, इनमें हाँ पहला, दूसरा, तीसरा गलत, कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसका मतलब यह है ज्ञान सृजन के अवसर कि उन्हें मैक्सिमम चीजें खुद करने देनी चाहिए, क्रिएटिव नॉलेज, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, जितना वो खुद करके सीखेंगे उनको छोड़ देना चाहिए, वो करें सीखें, हमें नजर बना के रखनी है, ठीक है, क्या सीख रहे हैं क्या नहीं सीख रहे हैं, लेकिन बेहतर तरीके से हमें देख वो चीज करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए, चौथा ऑप्शन सही। ये भूल गए थे कि इसमें ऑप्शन कौन सही है। अगले पे आते हैं, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ, उन्हें मदद करने के लिए आपने उनमें से कौन सा तरीका अपनाएंगे, ठीक है। दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरती जोड़ देंगे, कैसे गैर जरूरती जोड़ देंगे, वो और कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य हम बच्चों को कर ही नहीं सकते, किसी भी ऑप्शन में अगर बाध्य आ जाए तो वो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे, नहीं। अब देखिए 3 गलत हो गए तो ऑब्वियस सी बात है चौथा सही होगा, लेकिन देख लेते हैं। उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। ये ऑप्शन सही है, क्यों सही है समझिए। कभी कभी होता क्या है, हम लोगों को भूल जाते हैं कि हम पहले क्या कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं। मतलब पहले बहुत अच्छे थे, अगर हम आज बुरे हैं तो हमको अपनी, जब हम अच्छे थे तब की बातें याद करनी चाहिए। वही चीजें बताई गई हैं कि आप एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी सवाल को हल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वैसा ही कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पहले हल किया है, तो टीचर ये कहेगा कि आपने ऐसे क्वेश्चन जो पहले सॉल्व किए हैं, पहले उन पर आप चिंतन करिए कि वो आपने कैसे सॉल्व किए, जैसे वो सॉल्व किया था वैसे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यही है कि उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्होंने पहले की हैं उस पर चिंतन करने को कहेंगे। जब उस पर चिंतन करेंगे तब वो पिक कर लेंगे, हाँ यार ये तो ऐसे होगा, तब उनसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। अगला क्वेश्चन है,
वैसा नहीं। अगला क्वेश्चन है कथन कारण का। एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों यानी डाउट्स को व्यक्त कर सके। बिल्कुल बहुत जरूरी है कि कक्षा का, क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को जरा से भी डाउट हो तो वो टीचर से विदाउट एनी हेजिटेशन तुरंत पूछें। ठीक है, अगर वो अपना डाउट अपने मन में रख ले गए तो आज एक डाउट, कल दूसरा डाउट, परसों तीसरा डाउट, फिर नेक्स्ट डे चौथा डाउट, फिर डाउट ही डाउट। समझ रहे हैं? अगर वो पहले दिन अपना डाउट क्लियर कर रहा है तो उससे कई बेनिफिट होने वाले हैं। एक तो उसका टॉपिक क्लियर हो गया, जो चीज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था वो उसे समझ में आ गया। दूसरी चीज, उसको ये डर खत्म हो गया कि टीचर से हम कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्लास में हम एनी टाइम पूछ सकते हैं सर ये कैसे हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। यानी टीचर और उसका जो रिलेशन है उसमें बेहतरी आई है और वो जो डर का स्टूडेंट के अंदर भाव था वो खत्म हुआ है। ठीक है, ये चीज बेहतर हुई है। तो इसलिए डाउट, और दूसरी चीज डाउट, जो आज डाउट क्लियर हुआ है वो उसी तरह की समस्या में दोबारा उस बच्चे को डाउट नहीं होगा। इसीलिए कहा गया एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थियों को अपनी भ्रांतियों, डाउट्स को व्यक्त कर सके। बिल्कुल व्यक्त कर सके। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थियों अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके, क्योंकि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हमने डाउट पे डिस्कशन किया तब उनके लर्निंग में भी सुधार आएगा। ठीक है, यानी ए सही है और आर उसका सही व्याख्या कर रहा है, पहला ऑप्शन। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर उसका सही व्याख्या कर रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, पहला कथन पढ़ा करिए, उसके आर में क्योंकि लगा दिया करिए। देखिए, एक ऐसा कक्षा अगर फिट बैठ रहा है तो ठीक है। एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके, क्योंकि भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। फिट बैठ रहा है एकदम, है ना। डाउट सेशन होना चाहिए और डाउट सेशन से क्या होता है, लर्निंग में सुधार होता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे। विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे भाव को महसूस करें। कौन कौन से भाव हैं? निराशा। अब आप एक बताइए, अगर बच्चा बहुत निराश है तो क्या वो आंतरिक रूप से कोई भी काम करने के लिए, सीखने के लिए अभिप्रेरित होगा? नहीं होगा। शर्म, अगर शाई है, वो थोड़ा शर्म है, कहते नहीं क्लास में हमें हाथ नहीं उठाएंगे, नहीं हमारी इंसल्ट हो जाएगी। हमको नहीं आता है बट हम हैंड रेज नहीं करेंगे, टीचर जान जाएंगे इसको नहीं आता है, भले वो डाउट उसके अंदर बना रहे। तो शर्म के मारे, अब शर्म आ रही है, डाउट है उसको लेकिन नहीं उठा पा रहा है। क्यों नहीं उठा पा रहा है? कि सब जान जाएंगे हमको नहीं आता है। इस वजह से उसके अधिगम में रुकावट आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर हाथ उठा के वो शर्म को किनारे करके हाथ उठा के पूछ ले एक बार टीचर से तो उसका शायद चीजें क्लियर हो जाए। यानी शर्म अगर है तो नहीं हो पाएगा। खुशी, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होते हैं अगर वे खुशी के भाव को महसूस करें। वेरी गुड, है ना। अगर वो बहुत खुश है, चीजें क्लास में हो रही हैं, डेली पूछ रहे हैं, डाउट उनका क्लियर हो रहा है, डाउट सेशन हो रहा है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? खुशी। अगला क्या? कुंठा। यानी कुंठा का मतलब है अपने में ही ग्रसित रहना, अपने में ही, मतलब अपनी बात किसी से शेयर ना करना। हमें समस्या क्या है हम बगल वाले को भी नहीं बता रहे हैं, वो कुंठित होता चला जा रहा है। इससे क्या होगा, एक दिन उसका मतलब बहुत ज्यादा अंदर एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, इसका मतलब आप देखिए, शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चीजें शेयर नहीं करेंगे तो आपकी मन की चीजें हल्की नहीं होंगी और रास्ता, आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम का सल्यूशन तभी मिलेगा जब आप क्या सोच रहे हो, क्या जान रहे हो, क्या समझ रहे हो, ये चीजें जब तक टीचर को नहीं पता चलेंगी, ठीक है, तब तक आपकी उसके डेवलपमेंट में सुधार नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा। पहला ऑप्शन सही है, महारत। महारत को कहते हैं प्रवीणता। प्रवीणता अभिमुखी, प्रवीणता में प्रवीण
है ना, यानी किसी चीज में पारंगत होना, यानी किस प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित करने प्रेरित करना चाहिए कि आपकी जो स्किल है उसी में आपको प्रवीणता हासिल करनी है, महारत हासिल करनी है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, महारत अभिमुखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, सॉरी, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? कुपोषण क्या सकारात्मक रूप से? नहीं, नकारात्मक। विद्यार्थियों में सहभागिता, आपस में एक दूसरे से, सॉरी सही है, विद्यार्थियों में सहभागिता, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से आइडियाज शेयर कर रहे हैं ना, क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर किया, उसका आंसर क्या होगा, ये सारी चीज शेयर कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों में सहभागिता। दंड नहीं, कभी पनिशमेंट जो है अधिगम को सकारात्मक रूप नहीं इससे प्रभावित नहीं कर पाता। अगर आप पनिशमेंट देंगे तो हमने बताया, आप पनिशमेंट देने से बच्चा नो डाउट हो सकता है कि वो रट ले, समझेगा नहीं कभी। आप कभी फोर्स करिए, पनिश करिए बच्चे को, समझेगा नहीं कभी, रटेगा। रटेगा इसलिए कि अगर नहीं रटे तो आज पिटाई होगी हमारी, ये चीज आप उसको पता है। तो उसके अंदर क्या है, वो अधिगम कर तो रहा है लेकिन नेगेटिव वे में कर रहा है ना, रट ले रहा है, पेरेंट्स को पता है आज इसने रट लिया, इसको आता है, लेकिन वो कैसे हुआ ये चीजें वो नहीं जान पाएगा, इसलिए पनिशमेंट बहुत गलत चीज है। अभिसंज्ञान ये भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड और फोर्थ किसमें है, चौथा ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 29 कानून में से अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान यानी कि कॉग्निशन। अगला क्वेश्चन है लास्ट, विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं, यानी जब वो ज्ञान सृजन प्रक्रिया में कैसी भूमिका निभाते हैं। ज्ञान सृजन का मतलब है क्रिएटिव नॉलेज, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे कोई काम कर रहे हैं और करके, जैसे सपोज कोई चीज वो बना रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, या जो आइसक्रीम वाली स्टिक होती है उससे हट बना रहे हैं, झोपड़ी बना रहे हैं, तो झोपड़ी वो जो बना रहे हैं उनमें पूरी तरह से संलग्न है ना, उसमें जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उनको ये चीज करने में, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसे इधर उधर करके जोड़ जाड़ के, इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो क्या इसमें सक्रिय ऑप्शन है, बिल्कुल है। निष्क्रिय रहेंगे तो ज्ञान संचरण प्रक्रिया होगी नहीं। अधीन मतलब किसी से आप सीख रहे हैं, अधीन का मतलब कोई बड़ा बैठा है, आप वो आपको बता रहा है ऐसे ऐसे करो तब सीखो, वो बता तो रहा है आप कर भी रहे हो लेकिन आप सीख नहीं पाओगे, यानी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में जो है एक्टिव भूमिका नहीं। नगण्य मतलब जीरो, तो कौन सा ऑप्शन है, पहला सक्रिय। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो आज हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो PYQ का नेक्स्ट पेपर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो भी डाउट्स हैं, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो हम रीड आउट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसे हम क्लियरफाई कर देंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।